पिछला पाठ हमने पढ़ा था नागरिक शास्त्र का सत्ता की साझेदारी। अब हमारा अगला पाठ है संघवाद। पिछले पाठ में हमने चर्चा किया था कि जो सत्ता की साझेदारी है वो कई तरीके से की जाती है। उसी का एक रूप है संघवाद, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म यानी संघवाद, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है फेडस। फेडस से हुई थी, जिसका अर्थ है समझौता या अनुबंध। समझौता या अनुबंध, हिंदी में इसको हम संघवाद कहते हैं। संघ का अर्थ तुम जानते ही हो, मिलजुल कर कार्य करना, मिलकर एक साथ कोई कार्य करना। पिछले पाठ में हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार देखो बेल्जियम ने एक संघ की स्थापना की, वहाँ पे संघात्मक शासन हुआ, और श्रीलंका में एकात्मक शासन स्थापित हुआ, जिससे वहाँ पे अव्यवस्था, टकराव, समुदायों में अशांति का माहौल बना रहा। और संघवाद के जरिए बेल्जियम ने अपने वहाँ शांति की स्थापना की। संघवाद अगर परिभाषा के रूप में देखें, इसको हम कह सकते हैं संघवाद एक राजनीतिक शासन व्यवस्था है जिसमें विभिन्न राजनीतिक इकाइयां या विभिन्न राज्य या प्रांत मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। जैसे संघवाद एक राजनीतिक शासन व्यवस्था है जिसमें विभिन्न राज्य, कई राज्य मिलकर, एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं और उसके सहारे उसका सरकार का गठन करते हैं। विश्व में कई देश हैं, लगभग 25 देश हैं इस समय जहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था चल रही है, और जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अपना भारत, स्विट्जरलैंड, ये संघात्मक देश हैं। जैसा मैंने पिछले पाठ में बताया था, बेल्जियम भी। तो संघ का अब इसका दो तरह का रूप है, दो तरह से इसका गठन होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका को हम देखें, वहाँ क्या हुआ पहले, जैसे हमारा देश गुलाम था वैसे ही अमेरिका भी गुलाम था। वहाँ पे भी ज़्यादातर हिस्सों पे ब्रिटेन, इसके अलावा अन्य यूरोपीय शक्तियाँ भी थी, फ्रांस, स्पेन, इनका भी वहाँ कब्जा था। तो जब उन्हें आज़ादी मिली तो वो भी कई राज्यों में बंटे थे और सबका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व था, सबकी अपनी अपनी अलग संप्रभुता भी थी आज़ादी के बाद। लेकिन उन्हें यह आभास हो चुका था कि अब देश पूरे उस महाद्वीप की या अपने देश की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली होना और एकत्रित होना, संगठित होना आवश्यक है। इसलिए वहाँ के सब राज्यों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया गया, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। अब वहाँ पे अलग अलग राज्य थे, मान लो सब राज्य हैं, वहाँ पे लगभग 13 राज्य थे ऐसे, और उन्होंने सब फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन किया और आपसी समझौते और अनुबंध के द्वारा उन्होंने एक सरकार का, संघ का गठन किया, जिसको हम संघात्मक सरकार कहते हैं। जैसे भारत में भारत सरकार है, संघात्मक सरकार। तो अब जैसे अलग अलग राज्य हैं, इन सब ने क्या किया, एक व्यवस्था का निर्माण किया और संघ का निर्माण किया, और अपनी कुछ शक्तियां इन्होंने सामूहिक तौर पे इसको सौंप दी संघ सरकार को। और हालांकि इनका अलग अस्तित्व बना रहा बाकी राज्यों का, वहाँ पे बाकी राज्यों की भी अपनी स्वायत्तता है, लेकिन जिन शक्तियों को, जिन विषयों को
इन्होंने संघ सरकार को सौंप दिया, उन पे अब इसका अधिकार है। और यह कैसे बना है? इन्हीं राज्यों से मिलकर। तो इन राज्यों ने जो शक्ति इन्हें सौंपी है वह शक्ति इसके पास है। यह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है। यहाँ पे भी संघ का निर्माण हो गया, संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। भारत का थोड़ा इससे भिन्न है, यहाँ भी संघात्मक सरकार, लेकिन इसके गठन में ही अंतर है। भारत में पहले एक देश होता है भारत, अंग्रेजों के समय से ही यह भारत में संघात्मक व्यवस्था की शुरुआत एक तरह से हो चुकी थी। 1858 के अधिनियम में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ का शासन अपने हाथ में लिया कंपनी से, तो अपने क्षेत्रों जो उनके कब्जे में या उनके शासन में जो क्षेत्र था कंपनी के, उनको उन्होंने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। तो यहाँ हम अंतर देख रहे हैं, यहाँ उन्होंने अपने क्षेत्र को कई इकाइयों में विभाजित कर दिया, और यहाँ क्या हुआ था, कई इकाइयाँ मिलकर एक सरकार का, एक संघ का गठन किया था इन्होंने। अंतर हो गया ना। लेकिन दोनों है संघात्मक ही, क्योंकि यहाँ कई राज्यों, कई इकाइयों से मिलकर वो बना है। यहाँ इकाइयों ने इसका गठन किया संघात्मक शासन का, संघ सरकार का। और भारत में क्या हुआ, राज्यों को, अपने क्षेत्रों को उन्होंने कई राज्यों में बांट दिया ताकि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और जो अधिकार यहाँ पे संघ ने राज्यों को सौंपा, यहाँ राज्यों ने संघ को सौंपा था, यहाँ क्या हुआ, भारत सरकार ने राज्यों को जो अधिकार दिया, उन पे राज्य सरकारें अपना कार्य करती हैं, उन पे अपनी शासन व्यवस्था संचालित करती हैं। जो विषय यहाँ उनको सौंपा गया। तो ये दोनों संघ हुआ। संघ के उदाहरण भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। भारतीय संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था है वो भी कनाडा से ली गई है। तो इस तरह से संघ सरकार। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी संघ की, संघात्मक शासन व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमने पिछले पाठ में पढ़ा था सत्ता की साझेदारी, लोगों को कैसे हम सत्ता में साझेदारी दें या उनको भागीदार बनाएं, जिससे उनको उत्तरदायित्व की और अपने जो भी उनकी सुविधाएं हैं उनका ख्याल रखा जाए, उनके हित का कार्य हो सके। तो उनको जब सत्ता में भागीदारी दे देंगे तो स्वाभाविक तौर पे सबके जो टकराव हैं आपसी वो रुकेंगे। तो ऐसे कई कारण हैं जिसके लिए संघ का निर्माण। तुमने देखा बेल्जियम में उस वहाँ भाषाई समुदाय, फ्रेंच भाषा के लोग और डच भाषा के लोग के आपसी टकराव को रोकने के लिए क्या हुआ, प्रांतों को बहुत सारे अधिकार मिल गए, स्वायत्त अधिकार, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जो सामुदायिक हितों का ख्याल रख करके संचालन करें। और उसका उन्हें लाभ भी हुआ। बेल्जियम में कोई विद्रोह या कोई अशांति वाली बात, टकराव वाली बात गंभीर रूप से सामने नहीं आई। इसके विपरीत श्रीलंका ने क्या हुआ, एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाया और वहाँ काफ़ी अव्यवस्था रही, टकराव हुए, वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ तक चली। तो संघवाद इसी टकराव को रोकने का एक जरिया है और जनता को भागीदार बनाने का, राज्यों को शासन में भागीदारी सुनिश्चित करने का, सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने का एक रूप है संघवाद। भारत चाहे या विश्व का अन्य देश जो है उनमें तमाम तरह की विविधताएं हैं, सांस्कृतिक हैं, भाषागत हैं, धार्मिक हैं, जाति भिन्नता है, रंग का है, वर्ग का है, परंपराओं का है, ये विविधताएं हैं। इन विविधताओं को एक रूपता दिया जाए और इनमें आपसी एकता बनी रहे, ये विविधताएं विध्वंस का कारण न बन जाए, इसलिए हम संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते हैं। तो संघवाद क्यों, या इसका क्या कारण है, या इसका संघ का उद्देश्य क्या होता है, ये लगभग तीनों चीज़ें एक ही हैं। हम अपने जो क्षेत्र है उसकी विविधताओं का पूरा ख्याल रखते हुए उसमें आपसी एकता स्थापित करने के लिए संघ की स्थापना की जाती है, एक रूपता स्थापित करने के लिए संघ की स्थापना की जाती है। और भी कारण है, जैसे इन समुदायों में जो विभिन्न आधार पे विभाजित हैं उनको आपसी टकराव से रोकने के लिए, उनमें शांति की स्थापना के लिए संघवाद की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे हमने कहा संघवाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एकता, इनमें सांस्कृतिक एकरूपता, इनकी स्थापना के लिए
संघवाद की आवश्यकता पड़ती है। टकराव रोकने, शांति की स्थापना के लिए जो विभिन्न समुदायों में जो विविधता होती है उनको लेकर आपसी टकराव ना हो, इसलिए संघवाद की स्थापना की जाती है। टकराव रोकने या शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए समुदायों में आपसी विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो। कई जगह बड़ा क्षेत्र होने के नाते भी संघात्मक शासन की व्यवस्था को अपनाया जाता है। जैसे भारत में भी इतनी बड़ी जनसंख्या है और अगर पूरे देश में एक ही सरकार हो तो विभिन्न जगहों पे उसका संचालन थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। तो प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए भी संघात्मक शासन को अपनाया जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता के लिए अब संघवाद के और भी कारण है इसकी स्थापना, इसका उद्देश्य भी यही है। क्या? एक तो केंद्र की निरंकुशता। कभी कभी हम जब एकात्मक शासन में देखते हैं, जैसे हमने श्रीलंका में देखा, वहाँ जो अल्पभाषी समुदाय हैं उनको अधिकार नहीं मिले और आज तक नहीं मिले। भले ही उन्होंने हिंसा का भी रास्ता अपना लिया, सब तरह से देख लिया, लेकिन वहाँ नहीं मिला। तो ये केंद्र की क्या होती है? निरंकुशता होती है, शोषण की प्रवृत्ति। इनको रोकने के लिए भी संघात्मक शासन व्यवस्था एक अच्छा साधन है। तो इसलिए भी संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है, इसलिए केंद्र की निरंकुशता को रोकने के लिए। केंद्र की निरंकुशता को रोकने के लिए जब सबकी भागीदारी होगी तो वहाँ सबकी मांगों को, सबकी हितों की बात होगी। अगर केंद्र में सबकी भागीदारी होगी तो नहीं, तो फिर केंद्र निरंकुश हो जाएगा। और इसलिए हम संघात्मक शासन व्यवस्था को भी अपनाते हैं ताकि केंद्र सरकार अपने समुदायों, बाकी समुदायों को ऊपर निरंकुशतापूर्वक व्यवहार न कर सके। और भी आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए हम अलग अलग इकाइयों का गठन कर देते हैं ताकि तेजी से उसका विकास हो सके। ये सब कारण है जिसकी वजह से संघवाद की या संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य ये है, इन चीज़ों को, इन समस्याओं को दूर करना ही इसका उद्देश्य है, या इनमें जो स्थापना है एकता की, शांति की, उसको स्थापित करने के लिए। तो हम देखते हैं संघवाद की स्थापना के कारण या उद्देश्य इसका। अब देखते हैं हम संघवाद की जहाँ जहाँ स्थापना हुई है, लगभग 193 देशों में 25 देशों में अभी भी संघात्मक शासन व्यवस्था चल रही है और ज़्यादातर जगह सफलता से चल रही है। तो वहाँ पे क्या विशेषता होती है? पहले तो संघात्मक शासन व्यवस्था होगी जो भी, उसकी कुछ विशेषताएं जरूरी है भाई। इसमें जहाँ हम देख रहे हैं इसकी परिभाषा में क्या, कई राज्यों से मिलकर बना है। इसका निर्माण कई राज्यों से मिलकर एक संघ का निर्माण होता है। तो पहली विशेषता यही हो गई क्या, दो से अधिक राज्य। दो से अधिक राज्य मिलकर गठन करते हैं। दो से अधिक राज्य मिलकर इसका गठन करते हैं। ये तो सभी संघात्मक व्यवस्था में होगी, इसकी एक विशेष आवश्यकता है इसकी। दूसरी विशेषता इसकी यह है, शक्तियों का वितरण होता है। क्योंकि जब दो राज्य या अधिक राज्य मिलकर गठन करेंगे तो अपनी शक्तियां संघ को प्रदान करते हैं, या अगर संघ विभिन्न राज्यों को बनाता है तो अपनी तरफ से शक्तियों का उनको देता है, उत्तरदायित्व देता है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन विषयों पे अपना शासन व्यवस्था संचालित करते हैं। तो शक्तियों का वितरण,
संघात्मक सरकार में जरूर होती है। ये सभी संघात्मक सरकारों की मूलभूत विशेषता है जो होनी है। अब जब कई इकाइयाँ साथ में होगी तो किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, और अगर अन्याय होता है तो वह कहाँ जाए, तो न्यायालय। तो इसके लिए जरूरी है कि एक स्वतंत्र न्यायालय होना चाहिए, और होता है। जहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका अवश्य होती है। स्वतंत्र, इसको कह सकते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। निष्पक्ष शब्द भी जरूरी है साथ में। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय संघवाद की, संघात्मक सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, ताकि वह बिना किसी से प्रभावित हुए सभी राज्यों के अधिकारों की रक्षा कर सके, और केंद्र सरकार के या संघ सरकार के ऊपर भी उसका एक अंकुश रहे, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो सके। इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे जब भारतीय संघीय व्यवस्था को देखेंगे। इसके अलावा लिखित संविधान या कठोर संविधान। वैसे ज़्यादातर देशों में इस समय लिखित संविधान, एक इंग्लैंड का उदाहरण हम छोड़ दें, ब्रिटेन का, तो लगभग सभी देशों में लिखित संविधान ही चल रहा है। लिखित संविधान इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इसमें जोड़ देते हैं लिखित एवं कठोर। लिखित संविधान एवं कठोर संविधान, ताकि जो सभी के अधिकारों की रक्षा करनी है तो स्पष्ट रूप से उसका हमें उल्लेख संविधान में कर देना होगा, इसलिए ताकि बाद में कोई उस पर विवाद की स्थिति न रहे। स्पष्ट रूप से जब उसका उल्लेख हो जाएगा संविधान में सभी राज्यों के, सभी साथ में संघ के अधिकारों का भी, तो उसका संघात्मक सरकार उसमें सफल संचालन कर सकती है। और कठोर संविधान इसलिए कहते हैं कि इसमें कई मामलों में तो बिना राज्यों की सहमति के कोई केंद्र या संघ कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए इसको कठोर। बहुत से संविधानों में तो आधे से ज़्यादा, बहुत से मामलों में जब संविधान में अगर कोई बदलाव करना है तो आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है, क्योंकि उनके हित उसमें जुड़े हुए हैं। तो अगर वहाँ सहमति मिल भी जाए तो उसके बाद भी कुछ राज्य जो हैं उनको अधिकार होता है कहाँ पहुँचे, न्यायालय में। अगर उनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उसको रोक सकती है न्यायालय, जब सहमति सबकी होने के बावजूद। तो ये संघात्मक सरकार की या संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं कुछ, जो तुम्हारे सामने रखा। तब तक हमने देख लिया क्या कि संघवाद है क्या है। एक राजनीतिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था का वह रूप है जिसमें कई राज्य मिलकर एक साथ संघ का निर्माण करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा स्कूलों में छात्र संघ तो तुमने अक्सर सुना होगा या देखते भी हो। सभी क्लास के लड़के मिलकर एक इकाई का गठन कर लेते हैं जिसको हम छात्र संघ कहते हैं। वह छात्र हित के लिए कार्य करता है। वैसे ही सभी राज्य मिलकर के एक संघ का गठन कर लेते हैं जो सभी राज्यों के और सभी समुदायों के हित के लिए कार्य करता है, शासन व्यवस्था संचालित करता है। अब हम आते हैं भारतीय संघात्मक व्यवस्था में। भारत में भी संघात्मक व्यवस्था है, अपनाया गया है। जैसा मैंने बताया था 1858 से ही यह शुरू हो गया था। भारत के संविधान में भी कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ है, यानी विभिन्न राज्यों का एक संघ है, और इसमें तमाम संघात्मक शासन के लक्षण भी हैं। तो आज़ादी के बाद पहले से भी संघात्मक व्यवस्था चली आ रही थी। 1935 का अधिनियम जो था एक मिनी संविधान की तरह कार्य कर रहा था। आज़ादी के बाद भारत जैसी विविधता लगभग विश्व के किसी अन्य देश में नहीं है। जितने प्रकार की संस्कृतियाँ, जितने प्रकार के धर्म, जाति और व्यवसाय, उनके परंपराएं, रीति रिवाज, इतने प्रकार की विविधता है जो शायद ही किसी अन्य देश में देखने को मिले।
इनके बावजूद अगर हम आज तक एक रूप से हैं, एकता स्थापित है हमारी, तो हमारे नागरिकों के लिए बहुत तारीफ की बात है और हमारे संविधान की ये देन है। तो हम भारत का राज्यों का जो ये संघ है, आज़ादी के बाद इसमें थोड़ी और मांग उठी कई जगह से, उनके भाषा को लेके या अन्य बातों को लेके कि हमको एक अलग राज्य के रूप में हमारा गठन हो। और फिर सरकार ने एक पुनर्गठन आयोग की स्थापना भी की, आयोग बनाया जो इनका विश्लेषण कर सके और भाषाई आधार पर राज्यों को एक नया गठन हो सके। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 1 नवंबर 1956 ईस्वी को आयोग ने अपनी संस्तुति भी दे दी। लेकिन उसके पहले हमारे जो आज़ादी के बाद नेताओं में, जो सरकार में थे या विपक्ष में थे, सबके मन में एक शंका थी, क्योंकि आज़ादी अभी तुरंत मिले हुए था और उस समय भारत ने एक धार्मिक आधार पे बहुत बड़ा विभाजन देखा भी था, जिसका भय अभी भी हमारे नेताओं को था कि हम धार्मिक आधार पे एक विभाजन भारत का, देश का हो चुका है। अगर हम भाषाई आधार पे राज्यों का गठन करते हैं तो कहीं आगे चल के हमारे लिए नुकसानदायक ना हो। लेकिन आज इतने वर्ष बीत गए और गठन हो चुका है, भाषा के आधार पे कई राज्यों का गठन हुआ, लेकिन अभी तक कोई ऐसी विवाद की स्थिति बहुत बड़े पैमाने पे नहीं आई। वो कुछ जगहों से उठती है, लेकिन एक आम नागरिक हमेशा संघ के प्रति, अपने भारत देश के प्रति हमेशा वफादार और श्रद्धा का जो भाव रखता है, उसकी वजह से ऐसी कभी कोई स्थिति नहीं आई, बल्कि और मजबूत हुई है वो भावना, राष्ट्रवाद की भावना और अपने देश के प्रति लगाव की भावना जो है और मजबूत हुई है। तो जो हमारे नेताओं को यह भय था कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का अगर पुनर्गठन करते हैं तो भविष्य में इसका हमें नुकसान हो सकता है, बल्कि वो निराधार साबित हुआ, जो भी उनको ऐसा भय था। तो हम भारत में देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1 नवंबर 1926 ईस्वी को लागू हुई। जो भाषा के आधार पर कई राज्यों का गठन हुआ, उसके बाद आगे भी हुआ। अभी हाल में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया। इस प्रकार से राज्य हमारे वहाँ बनते रहे, लेकिन ये सब राज्यों का एक संघ है। लेकिन हमारे वहाँ भाई मैंने जो बताया था कि इसमें इकाइयों का गठन संघ ने किया है। अभी मैंने बताया जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, तो संघ ने संविधान के द्वारा या उसके बाद भी राज्यों को अधिकार दिया है उन विषयों पे शासन करने के लिए। तो इसके लिए हमारे संविधान में ही एक अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में उसने विभाजन कर दिया है कि किन विषयों पे राज्य अपना शासन व्यवस्था संचालित करेगा, देखरेख करेगा, किन विषयों पे केंद्र सरकार करेगी। ये दोनों को विभाजित कर दिया गया स्पष्ट रूप से, ताकि कोई विवाद की स्थिति न आए। तो इसको कहते हैं शक्तियों का वितरण। जो सत्ता में साझेदारी की बात हो रही थी ना, वही साझेदारी उनको मिली, शक्तियों का वितरण। और इसमें 3 सूचियां बनी हैं, केंद्र सूची, जिसका संचालन केंद्र सरकार या संघ सरकार करती है, जिस विषयों पे देख रेख या उसका नीति निर्माण सब केंद्र सरकार करेगी, भारत सरकार करेगी या संघात्मक सरकार करेगी, उसको हम कहते हैं केंद्र सूची। इसमें जब संविधान लागू हुआ उस समय 97 सब्जेक्ट थे, विषय थे, हैं? और उसके बाद फिलहाल ये अपडेट होता रहता है कितने विषय, लेकिन फिलहाल जहाँ तक मुझे जानकारी है 100 विषय है। तो जब संविधान लागू हुआ उस समय केंद्र के पास 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं जिनका शासन व्यवस्था का संचालन केंद्र सरकार करती है। दूसरा है राज्य सूची। इसमें प्रारंभ में
जब संविधान लागू हुआ उस समय 66 थे, अभी 61 विषय हैं। कितने हैं? 61 विषय। तीसरी है समवर्ती। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहले इसमें 47 थे, अब हो गए हैं 52। इसको तो तुम समझ रहे हो, केंद्र सरकार के अधीन जो विषय आते हैं उनको केंद्र सूची कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय महत्व के जो भी विषय होंगे वह विषय सभी केंद्र सरकार को मिलते हैं, क्योंकि उनमें राज्यों का कोई हित नहीं होता। और ऐसे विषय जिनका राज्य गलत फायदा न उठाएं वो राज्यों के बजाय केंद्र सरकार को दिया जाता है। जैसे विदेश नीति हमारी कैसी होगी, विदेशों से हमें कैसे अनुबंध रखने हैं और किस प्रकार के समझौते होने हैं, सब विदेशी मामले किस में होंगे, केंद्र सरकार के अधीन। उसको हमें स्टेट से कोई मतलब नहीं है, बाकी राज्यों से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे विदेशी मामले, रक्षा, देश की सुरक्षा, पुलिसिंग नहीं, सेना वाली बात, बॉर्डरों की सीमा की रक्षा किसका विषय है? केंद्र सरकार का। इसमें स्टेट से कोई मतलब नहीं है, स्टेट का इसमें कोई हित नहीं है अलग से। वो राष्ट्रीय हित का, राष्ट्रीय महत्व का विषय है। तो रक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, रेलवे, इन सब जैसे राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वे सभी किसके अंडर में होंगे? केंद्र सरकार के, संघात्मक सरकार के अधीन होंगे। इसीलिए इसको कहते हैं केंद्र सूची। दूसरी जो सूची होगी वो राज्यों की। जैसे भारत में इस समय कितने राज्य हैं? पहले 29 थे, अभी अब कितने हो गए हैं? एक राज्य जो अभी तुमने सुना कश्मीर, उसको ख़त्म करके उसको केंद्र शासित में बदल दिया गया है, 2 केंद्र शासित उसकी जगह हो गए हैं। तो 28 राज्य हैं, बाकी 9 केंद्र शासित हैं। तो बाकी जो विषय हैं लगभग 61 फिलहाल, और जब संविधान लागू हुआ उस समय कितने थे? 66। तो ये विषय राज्यों के अधीन रहेंगे, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर करता है तो उसमें जो व्यवस्था है उसके अनुरूप, नहीं तो न्यायपालिका उसको हस्तक्षेप करेगी। तो ये पूरी तरह से राज्य इसमें अपना नीति निर्माण कर सकते हैं और उसका संचालन उस शासन व्यवस्था का राज्य सूची का करेंगे। एक तीसरा तुम देख रहे हो समवर्ती सूची। यह एक ऐसा है जिसमें ऐसे विषय रखे जाते हैं जो केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की इसमें दिलचस्पी होती है और दोनों इसमें अपना नीति नियम बना सकते हैं, कोई भी योजना लागू कर सकते हैं। उसको कहते हैं समवर्ती। केंद्र और राज्य ये दोनों के अधीन ये है, इसमें दोनों अपना योजना बना करके इसको संचालित कर सकते हैं इन विषयों को। इसमें कितने हैं? फिलहाल 52 है, 52। पहले जब संविधान लागू हुआ उस समय कितने थे? 47 थे। पहले 47 थे, अब 52 है। लेकिन यहाँ एक देखने वाली बात की है, दोनों जब उस विषयों पे शासन करेंगे तो टकराव की संभावना बनेगी। इसलिए इसमें केंद्र को ज़्यादा अधिकार दे दिया गया है कि अगर कोई ऐसा नियम केंद्र सरकार ने बना दिया इन विषयों में आने वाली, समवर्ती सूची में आने वाले विषयों के ऊपर, तो उस नियम के विरुद्ध कोई ऐसा नियम या योजना राज्य सरकार नहीं स्थापित करेगी। यानी अगर दोनों संचालित करेंगे, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने अगर कोई निर्देश, नीति, नियम उस पर जारी किया है उस विषय पे, तो उसके विरोध में कोई राज्य सूची वाली राज्य सरकारें उस पर कार्य नहीं करेंगी, उनके नियम पहले माने जाएंगे। तो ये समवर्ती सूची में जो दोनों हित के होंगे, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, वन, मजदूर, विवाह, उत्तराधिकार जैसे मामले, इन पे दोनों अपना कानून बना सकते हैं, दोनों नियम बना सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। बशर्ते अगर टकराहट की बात आई तो केंद्र सरकार के जो कानून है, नियम है, उसको वरीयता दी जाएगी। अब जो राज्य सरकार के विषय है उसमें वो अपना कार्य करता है, उसमें अपना वो टैक्स भी लगाती है और अपने कार्यों का संचालन, अपने राजस्व का भी इंतजाम करती है। ये तुमने देखा भारतीय संघात्मक व्यवस्था में जो 7वीं अनुसूची में, जो 12 अनुसूचियाँ हैं ना, उसमें 7वीं अनुसूची में ये सब व्यवस्थाएं वित्त शक्तियों का वितरण किया गया है। अब इनके अलावा कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं जो भारतीय संविधान बनते समय नहीं थे। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उस समय ये था ही नहीं,
तो उसकी चर्चा संविधान में या किसी भी विषय के अंतर्गत वो नहीं आया। तो ऐसे विषय किसके पास जाएंगे या क्या कहलाएंगे? तो इनको हम नाम देते हैं अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट शक्तियाँ। तो इन तीन के अलावा एक अवशिष्ट विषयों वाली भी सूची हो जाएगी। जैसे 2G स्पेक्ट्रम, 4G, इनका मैटर ये सब बात की विषय है, उस समय कुछ ऐसा था ही नहीं, तो किसके अधीन जाएगा? तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ कर दिया गया, और इन अवशिष्ट शक्तियों को सीधे किसके अंडर में रख दिया गया? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले गए। इस तरह से सत्ता की साझेदारी में इनका वितरण हुआ है भारत में, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में, हम देखते हैं। अब इनके अलावा जो हम देख रहे हैं वितरण संघात्मक शासन में, ज़्यादातर विश्व के ज़्यादातर देशों में जो दो तरह का वितरण है। भारत में भी हम देखते हैं, अभी भारत की बात चल रही है तो पहले भारत को देखें। तो एक क्षैतिज वितरण है शक्तियों में साझेदारी का, जो शक्तियों का वितरण है वो क्षैतिज भी है और ऊर्ध्वाधर भी है। हालांकि हम संघात्मक की जब बात करते हैं तो इसको हम ऊर्ध्वाधर रूप में ही लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, संघ सरकार या केंद्र सरकार, ऊपरी लेवल की सरकार हो गई संघ सरकार। इसके बाद आती है राज्य सरकार। शक्तियों का वितरण यहाँ हुआ। फिर भारत में एक अलग तरह की और व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं स्थानीय सरकारें या स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज। यानी भारत में त्रिस्तरीय है शक्तियों का वितरण जो है, और उसमें सर जनता में की साझेदारी जो है, ये तो है वो क्या ऊर्ध्वाधर लंबवत वितरण शक्तियों का। सरकार में ऐसे क्षैतिज वितरण भी है। जैसे मान लो भारत सरकार, अब उसके सरकार के कितने अंग हैं? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सरकार के 3 अंग हैं, क्षैतिज है। पहला क्या है? व्यवस्थापिका। दूसरा कार्यपालिका। तीसरा हमने देखा न्यायपालिका। ये क्षैतिज वितरण है। इसमें भी शक्तियों का संतुलन स्थापित किया गया है। सारी शक्तियां एक संस्था को नहीं दे दी गई हैं, इसमें भी वितरण किया गया है ताकि इनमें आपस में संतुलन बना रहे। सारी शक्तियों का स्रोत तो जनता ही है। अब देखो जनता से क्या मिलता है? व्यवस्थापिका का निर्माण होता है। व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, क्योंकि व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। व्यवस्थापिका के ही लोगों से ही मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनता है, वही राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं, राज्यों के भी विधायिका उसमें लगते हैं। व्यवस्थापिका या विधायिका एक ही शब्द है। और तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका का गठन कौन करता है? कार्यपालिका करती है। तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका का गठन, कार्यपालिका किसका गठन? न्यायपालिका का। और न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका इन दोनों पे अंकुश रखती है कि निरंकुश ना हो सके, कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे जनता का या सरकारों का, राज्य सरकारों का अहित हो। उनकी सुरक्षा और कानून की सुरक्षा, उसका विश्लेषण करने का अधिकार न्यायपालिका को है। तो यह क्षैतिज वितरण है जो इसमें आपसी संतुलन स्थापित है। और हमने देखा त्रिस्तरीय ऊर्ध्वाधर वितरण भी भारत में है। तो हमने 2 की चर्चा कर दी, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। 2 की कर दिया है, अभी तीसरा बाकी है। संघ सरकार में हमने भारत में देखा है कि 2 तरह के राज्य हैं। एक तो सीधे जो राज्य सरकार जो यहाँ संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जिनको राज्यों को बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, वहाँ चुनाव होती है, वहाँ विधायिका व्यवस्थापिका का निर्माण होता है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी होते हैं जो सीधे केंद्र शासित प्रदेश जैसे एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है। और इसके अलावा राज्य सरकारों में राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है, जो प्रमुख वहाँ का कार्यपालिका अध्यक्ष है, वो संघ सरकार के द्वारा होता है।
और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ तो चुनाव जैसी कोई व्यवस्था नहीं है और सीधे केंद्र सरकार के द्वारा शासित होते हैं, जो भारत में 9 है। अभी दिल्ली जैसा राज्य भी है जहाँ अर्ध राज्य की दर्जा जिसे प्राप्त है। तो अभी हम उस पर आते हैं। अब तीसरा देखते हैं, 2 की चर्चा हो गई, दिनों का जो राज्य है शक्तियों का बंटवारा हमने देख लिया, 7वीं अनुसूची में हुआ है। उसके बाद देखते हैं जो तीसरे स्तर की जो सरकार है हमारे भारत में, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में, उसको हम स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार भी कहते हैं। इसमें हमें 73वां और 74वां संशोधन जो पिछले पाठ में हमने पढ़ा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा इस पंचायती राज को या स्थानीय स्वशासन को दर्जा मिला संवैधानिक। उसके पहले भी पंचायती राज यहाँ था लेकिन वो राज्यों के अधीन था। राज्य उसमें चाहे तो चुनाव कराते थे चाहे तो न कराते थे, उनका कोई अनिवार्य नहीं था। राज्य अपनी क्षमता के हिसाब से उसकी देखरेख करते थे। लेकिन 1992 ईस्वी में, पिछले पाठ में भी तुमने पढ़ा, 73वां और 74वां संशोधन किया गया। इसके द्वारा पंचायती राज और नगरीय पंचायत को संवैधानिक दर्जा देते हुए पूरे भारत में इसको लागू किया गया। और अब इसको केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से उसमें फंड देती है, जिसके द्वारा स्थानीय लोगों के हितों की बात होती है और स्थानीय स्तर पर सरकार का गठन होता है। पहले हम देखते हैं ग्राम पंचायत जो होती हैं, इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज में व्यवस्था है। उसमें अगर नीचे से ऊपर चलें तो पहले ग्राम पंचायत, फिर देखते हैं ब्लॉक स्तर पे, इसको कई जगह प्रखंड भी कहा जाता है, और फिर जिला परिषद या जिला पंचायत। ये सब सत्ता की साझेदारी के उपाय हैं जिसमें सरकारें स्थानीय होती हैं, वहाँ की स्थानीय लोगों द्वारा ही संचालित होती हैं और उनको कुछ विषय बांट दिए गए हैं। जैसे पंचायती राज के अधीन 29 विषयों को दे दिया गया था कि ये पंचायतें जो हैं उन विषयों पर स्वयं शासन व्यवस्था संचालित करेंगी और उनकी देख रेख करेंगी। तो कितने 29 विषय। और तो उसमें जो सबसे नीचे जो बनती है पंचायत, उसको कहते हैं ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के बारे में तुम लोग ज़्यादातर जानते होंगे। इसमें जो 18 वर्ष से ऊपर के गांव के सदस्य होते हैं सभी, वे मत देते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के ग्राम के सदस्य, और वह एक पंचायत का निर्माण करते हैं। और जो पंचायत के साथ साथ एक पंचायत प्रमुख का, जिसको हम सरपंच कहते हैं या प्रधान कहते हैं, प्रधान का भी चुनाव करते हैं, जो गांव के 18 वर्ष से अधिक के लोग होते हैं, और वहाँ ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। वह पंचायत हमेशा मीटिंग करती रहे और गांव के जो 29 विषय हैं उनकी देख रेख करे, उसका यह सब कार्य होता है। हालांकि ये स्थानीय स्वशासन की स्थापना इसीलिए की गई ताकि वहाँ के स्थानीय लोगों को स्थानीय हितों का और स्थानीय समस्याओं का ज़्यादा अनुभव होगा। अब जो दिल्ली में बैठा है वो छत्तीसगढ़ के या आदिवासी एरियाओं का ज़्यादा उसको ज्ञान नहीं होगा, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ की आवश्यकता क्या है। तो दिल्ली में बैठा सदस्य उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखेगा तो उस पर ज़्यादा योजनाओं का निर्माण नहीं होगा और ज़्यादा बढ़िया से कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए स्थानीय सरकार का गठन हुआ कि वहाँ उस सरकार में स्थानीय लोग ही रहेंगे तो अपनी समस्याओं के बारे में उनको ज़्यादा अच्छा ज्ञान मालूम होगा और उस पर वो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य भी कर सकते हैं। इसीलिए ग्राम पंचायत, उसी ग्राम के सदस्य या वो ही उसमें चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं बाहर से कोई आके नहीं। उसका वहाँ के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना आवश्यक है। इस प्रकार से पंचायत का, ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। अब ग्राम पंचायत से ही जो बीडीसी जीतते हैं वो जाके अपना ब्लॉक पंचायत का निर्माण करते हैं और वह सदस्य वहाँ पे एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं, जहाँ से
ब्लॉक पंचायत का गठन होता है। दूसरा, तीसरा हो गया जिला पंचायत। यहाँ जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका सीधे चुनाव जनता करती है। बीडीसी तक के जो सदस्य होते हैं उनका भी जनता, और यहाँ भी जनता करती है। और जो सभी सदस्यों का चुनाव हो जाता है तो वह अपने में एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसको जिला, अब इसका इकाई का गठन होता है, उसको जिला पंचायत या जिला परिषद भी कहा जाता है। उस जिले के जो भी सांसद विधायक होंगे वे सभी जिला परिषद के भी सदस्य होते हैं। इस प्रकार देखते हैं स्थानीय स्वशासन की भारत में स्थापना हो गई, और इसके साथ साथ स्थानीय स्वशासन में एक नगरों की देखरेख के लिए भी ऐसी पंचायत की स्थापना हुई। उसमें भी 3 तरह की पंचायतें हैं। 3 स्तर नहीं कहेंगे उसको, 3 तरह के कहेंगे, 3 प्रकार की। छोटे छोटे जो कस्बे हैं, जैसे तुम्हारा है सहपुर नगर पंचायत, फिर एक होगा नगर पालिका जो थोड़ा इससे बड़ा होगा, फिर बड़े बड़े शहरों के लिए, मेट्रो शहरों के लिए है नगर निगम। यहाँ भी 3 तरह की पंचायतें हैं, और यहाँ की जनता जो 18 वर्ष से ऊपर के सदस्य होंगे उन नगरों के, वे उनका चुनाव करेंगे पंचायतों का, और अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता के द्वारा ही होता है। तो स्थानीय शासन है, स्वशासन है, और इनको जो नगरीय पंचायत में जो 74वें संशोधन के द्वारा होगा, इसमें 18 विषयों को दिया गया। इनके शासन के अधीन 18 विषय रहेंगे। ठीक है। ग्राम पंचायत या पंचायती राज में कितने विषय थे? 29 विषय, इसमें 18 विषय। तो ये भारतीय संघात्मक व्यवस्था में एक और अनुसूची हमें देखनी होगी, 8वीं अनुसूची, जो तुम्हारे सिलेबस में भी है। 7वीं अनुसूची हमने देख लिया, स्थानीय स्वशासन देख लिया, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध भी देख लिए, लेकिन एक उसकी भी चर्चा जरूरी है यहाँ पे, 8वीं अनुसूची की, क्योंकि इसमें भी हमारे देश में विभिन्न समुदायों को एक रूपता लाने के लिए इस सूची का निर्माण किया गया, और उनके सभी भाषाओं का सम्मान रखते हुए इसमें प्रमुख भाषाओं को जगह दी गई। लेकिन संविधान निर्माण के समय भी इसमें और बाद में कुछ और भाषाएं जोड़ी गई, तो कुल मिला के अभी तक इसमें 22 भाषाएं हैं। आठवीं अनुसूची में अभी तक 22 भाषाओं को इसमें जगह मिला है। शुरू में कम थी, लेकिन अभी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जब अनुमान लगाया गया, जनगणना में सबसे बात के, जिस जनगणना में लोगों से बात भी की जाती है कि तुम्हारी भाषा कौन सी है, बोली कौन सी है, तो उसमें प्रमुख अगर छोटी मोटी जो बोलियां होती है छोटे क्षेत्रों में, उनको हटा भी दिया जाए तो लगभग 121 भाषाएं हैं हमारे देश में। लेकिन उसमें 8वीं अनुसूची में अभी तक केवल 22 भाषा शामिल है, और बाकी भी भाषाएं या उसके समुदाय के लोग समय समय पे अपना मांग रखते हैं कि इस अनुसूची में हमें भी जगह दिया जाए। इसमें जगह देने का क्या फ़ायदा हो जाएगा? फ़ायदा ये है कि इस अनुसूची में जिन भाषाओं को शामिल किया गया है उन भाषाओं को अधिकार मिलता है एक राज्य की कार्यकारी भाषा के रूप में, उसको रखा जा सकता है। उसमें तुम चाहो तो अपनी कोई भी परीक्षा वगैरह दे सकते हो, उसके लिए इन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा का तुम चयन कर सकते हो। भाषाओं को लेकर हमारे देश में राज्यों का गठन भी हुआ है। तो ये जो भाषाएं इसमें शामिल हैं 8वीं अनुसूची में, उसको कहते हैं अनुसूचित भाषाएं। अनुसूचित भाषाएं, जो 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं को शामिल किया गया है उनको अनुसूचित,
अनुसूचित भाषाएं पूछ देता है प्रश्न में। एक पूछता है गैर अनुसूचित, एक शब्द और आता है गैर अनुसूचित। तो जो बाकी भाषाएं अभी मैंने जैसा बताया कि लगभग 121 भाषाएं प्रमुख भाषाएं हैं, बोलियां तो इससे भी ज़्यादा हैं, वो हजारों में जा सकती हैं। तो 21 और उसमें केवल 22 भाषाएं इसमें 8वीं में शामिल है, तो उनको अनुसूचित भाषा कहते हैं। अब जो नहीं शामिल उनको हम गैर अनुसूचित कहते हैं, यानी अनुसूची से अलग। तो अनुसूचित भाषाएं, जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है उनको अनुसूचित भाषाएं कहते हैं, जो लगभग 22 हैं लगभग क्या, और जो नहीं शामिल है उनको गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं भारतीय संघात्मक व्यवस्था एक सफलता से संचालित चल हो रही है और आज़ादी के 70 वर्षों से ज़्यादा हो गए और इसमें हमने प्रगति ही किया है। शुरुआत में संघ और जो केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध थे उसमें एक ही पार्टी का ज़्यादा वर्चस्व था, तो राज्यों में भी सरकारें उन्हीं की होती और केंद्र में भी, तो आपसी टकराहट का कोई ज़्यादा अवसर आया नहीं, क्योंकि सरकारें दोनों में एक ही दल का होती थी बनती थी, और केंद्र सरकार की फिर उसमें मनमानी चलती थी उसका